जरा सोचिए, कोई आके कहे कि एक जमीन के टुकड़े का आकार 80% तक सिकुड़ गया है। हाँ, और वही सिकुड़न मतलब वही छोटा सा टुकड़ा भारत में कई अरब डॉलर की एक बहुत बड़ी तकनीकी क्रांति का दरवाजा खोलने वाला है। बिल्कुल। सुनने में ये बात किसी पहेली जैसी लगती है ना? लेकिन आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का आधार ठीक यही पहेली है। और ये एक ऐसा विषय है जो हम सबके रोजमर्रा के जीवन से जोड़ा है। सही कहा। हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप या यहाँ तक कि आज की जो आधुनिक कारें हैं, उनके अंदर जो जादुई दिमाग काम करता है, यानी माइक्रोचिप, उसे लेकर भारत एक बहुत बड़े बदलाव के एकदम मुहाने पर खड़ा है। और अब तक का इतिहास देखें तो हम इन दिमागों को हमेशा दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से, जैसे ताइवान या चीन से आयात करते आए हैं। हाँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारे पास जो ताज़ा स्रोत और रिसर्च दस्तावेज हैं, वो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। मतलब एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है। एकदम सही। भारत सिर्फ माइक्रोचिप्स खरीदने वाले एक बहुत बड़े बाजार से दुनिया के लिए चिप्स बनाने वाले एक पावर हाउस में तब्दील होने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। और पता है, ये सिर्फ कोई आम व्यापारिक विस्तार नहीं है। जब कोई देश किसी गैजेट का सिर्फ उपभोक्ता होने के बजाय उस गैजेट को चलाने वाली कोर तकनीक का निर्माता बन जाता है ना, तो ग्लोबल लेवल पर उसका रुतबा ही बदल जाता है। वो कैसे? क्योंकि आप सिर्फ खरीदार नहीं रहते, आप सप्लाई चेन के मालिक बन जाते हैं। मैं मानती हूँ कि ये उन गिनी चुनी घटनाओं में से एक है जो आने वाली कई दशकों तक एक पूरी पीढ़ी के आर्थिक भविष्य की दिशा तय कर देती हैं। तो चलिए बिना देर किए इस नई दुनिया में सीधे गोता लगाते हैं। हमारे शोध दस्तावेजों में सबसे ऊपर एक बहुत ही ठोस अपडेट है। हाँ, वो गुजरात वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। केंद्र सरकार ने गुजरात के धोलेरा में एक नए एसईजी यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र पर अपनी फाइनल मोहर लगा दी है। और ये कोई आम एसईजी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एसईजेड विशेष रूप से टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए समर्पित है। करीब 66 हेक्टेयर का यह विशाल क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आईटी के लिए एक हब बनेगा। और इसमें जो सबसे अहम आंकड़ा है वो रोजगार का है। हाँ, करीब 21,000 नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। 21,000, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर इसे एक उपमा के जरिए समझें तो ऐसा है कि अब तक हम बाहर से बने बनाए दिमाग मंगवाते थे और सिर्फ उन्हें गैजेट्स के शरीर में फिट करने का काम करते थे, असेंबली का काम। हाँ। लेकिन अब धुलेरा में भारत का पहला चिप फैब्रिकेशन प्लांट, जिसे हम फैब प्लांट कहते हैं, वो लगाकर हम खुद उस दिमाग के न्यूरॉन्स विकसित करने जा रहे हैं। ये न्यूरॉन्स वाला जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, वो इस पूरी प्रक्रिया की जटिलता को बहुत सटीक तरीके से सामने रखता है। वो इसलिए क्योंकि फैब प्लांट लगाना कोई आसान काम तो है नहीं। इसी संरचनाओं की बात कर रहे हैं जो इंसानी बाल की मोटाई से भी कई हजार गुना छोटी होती हैं। बाप रे! और मैंने कहीं पढ़ा था कि इन चिप्स को बनाने के लिए जिन कमरों का इस्तेमाल होता है, उनका वातावरण किसी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से भी कहीं ज्यादा साफ रखा जाता है। हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग की भाषा में इन्हें क्लीन रूम्स कहा जाता है। क्लीन रूम्स। अच्छा। और वहां हवा के 1 घन फुट में धूल का एक छोटा सा कण भी नहीं हो सकता। एक कण भी नहीं? ये तो बहुत ज्यादा सख्त नियम है। इसकी वजह बहुत साफ है। देखिए, अगर एक भी कण उस सिलिकॉन वेफर पर गिर गया जिस पर चिप बन रही है, तो अरबों ट्रांजिस्टर्स एक झटके में खराब हो सकते हैं। मतलब पूरी की पूरी खेप ही बर्बाद हो जाएगी। एकदम सही। और इसलिए इतनी संवेदनशील और महंगी प्रक्रिया के लिए सिर्फ जमीन दे देना या बिजली पानी का कनेक्शन दे देना काफी नहीं होता। तो फिर और क्या चाहिए होता है? सरकारी मशीनरी का काम करने का तरीका भी बदलना पड़ता है। और इसीलिए धोलेरा के इन दस्तावेजों में डेडिकेटेड अप्रूवल मैकेनिज्म और इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स जैसे खास प्रावधान जोड़े गए हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर इन भारी भरकम प्रावधानों का क्या अर्थ है? मतलब? मेरा मतलब है, सरकारी फाइलों में तो ऐसे शब्द हमेशा ही बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन असल दुनिया में धरातल पर इनका असर कैसे दिखता है? मैं समझाती हूँ। देखिए, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा दुश्मन होता है लाल फीताशाही, यानी रेड टेप। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना। हाँ, अब कल्पना कीजिए, फैब प्लांट में करोड़ों डॉलर की एक मशीन लगातार 24 घंटे काम कर रही है और अचानक उसका एक खास सेंसर खराब हो जाता है। अच्छा। और वो सेंसर जाहिर है लोकल मार्केट में तो मिलेगा नहीं। बिल्कुल नहीं। वो सेंसर दुनिया में शायद सिर्फ 1 या 2 जगह ही बनता होगा
और अब अगर उस कंपनी को उसे आयात करने के लिए आम कस्टम क्लियरेंस की लंबी लाइन में लगना पड़े, तो फिर तो हो गया काम, हफ्तों लग जाएंगे। हफ्तों या शायद महीनों। और सेमीकंडक्टर उद्योग में समय ही पैसा है। एक दिन मशीन रुकने का मतलब है करोड़ों रुपए का सीधा नुकसान। ओह, अब मैं समझा। तो ये जो डेडिकेटेड अप्रूवल मैकेनिज्म है, इसका क्या रोल है? इसका सीधा सा मतलब है कि इन चिप बनाने वाली कंपनियों के लिए एक फास्ट ट्रैक सिस्टम होगा। मतलब उन्हें हर छोटी बड़ी मंजूरी के लिए अलग अलग विभागों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। एकदम सही पकड़े हैं। और जो दूसरा शब्द था, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स। हाँ, उसका मतलब ये हुआ कि कच्चा माल आने और तैयार माल के दुनिया भर में जाने का जो रास्ता है, वो बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक पूरी तरह बाधा रहित रहेगा। बिल्कुल। इसी बिना रुकावट वाले रास्ते की वजह से ही ग्लोबल सप्लाई चेन में ऑन टाइम डिलीवरी संभव हो पाती है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक चीज मेरे गले नहीं उतर रही है। अच्छा, कौन सी बात? हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे उन्नत, सबसे महंगे और विशाल उद्योग की। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और अगर हम 3 जून 2025 के उन नीतिगत बदलावों की तरफ देखें जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारना मुमकिन बनाया, तो उनमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। आप उस जमीन वाले नियम की बात कर रहे हैं ना? हाँ, सरकार ने SEZ नियमों में संशोधन करके जमीन की न्यूनतम आवश्यकता को 50 हेक्टेयर से घटाकर सिर्फ 10 हेक्टेयर कर दिया है। ये तो एकदम उल्टा लॉजिक लग रहा है। जब हम इतनी बड़ी तकनीकी क्रांति लाने का दावा कर रहे हैं, तो जमीन की शर्त को 80% तक क्यों सिकोड़ा जा रहा है? ये सवाल बहुतों के मन में आता है। मतलब एक छोटे से प्लॉट से विश्व स्तरीय उत्पादन कैसे मुमकिन है? देखिए, ये विरोधाभास ऊपर ऊपर से देखने में बहुत जायज लगता है, लेकिन इसका असली जवाब इस हाईटेक उद्योग के DNA में छिपा है। DNA में? मतलब? मेरा मतलब है कि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन कोई पारंपरिक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री या स्टील मिल नहीं है, जहां आपको मीलों तक फैले हुए बड़े बड़े शेड चाहिए होते हैं। बिल्कुल। या फिर विशाल चिमनियां और भारी गोदाम चाहिए। ये एक कैपिटल इंटेंसिव यानी पूंजी गहन उद्योग है, ना कि लैंड इंटेंसिव या जमीन गहन। अच्छा, तो इसका मतलब इस इंडस्ट्री का मुख्य खर्च जमीन खरीदने या बहुत बड़ी इमारतें खड़ी करने में नहीं जाता? एकदम सही। निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा तकनीक, अत्याधुनिक मशीनों और उन अति स्वच्छ कमरों को बनाने में जाता है जिनकी हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। वो क्लीन रूम्स? हाँ, मैं आपको बता दूं, एक सिंगल लिथोग्राफी मशीन की कीमत ही करोड़ों डॉलर में होती है। करोड़ों डॉलर सिर्फ एक मशीन के लिए? हाँ, तो सरकार ने इस बारीकी को बहुत अच्छे से समझा कि जमीन ज्यादा होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। अगर कोई ग्लोबल कंपनी भारत में आकर चिप बनाना चाहती है, तो उसे 50 हेक्टेयर जमीन घेरने के लिए मजबूर करना पूरी तरह से बेमानी है। अब बात समझ में आ रही है। एक बेहद उन्नत और दुनिया को टक्कर देने वाला फैब प्लांट 10 हेक्टेयर की जगह में भी बहुत ही शानदार तरीके से काम कर सकता है। तो इस शर्त को कम करने का सीधा असर ये हुआ कि प्रवेश की बाधा यानी जो एंट्री बैरियर था, वो काफी नीचे आ गया। सही कहा। हम लोग अक्सर बड़े आकार को बड़ी सफलता से जोड़कर देखने के आदी हैं ना, लेकिन हाईटेक की दुनिया में सघनता और महंगी तकनीक ही असली पैमाना है। बिल्कुल। और कम जमीन का मतलब है कि कंपनियों का कम पैसा रियल एस्टेट में फंसेगा और ज्यादा पैसा सीधे सीधे तकनीक पर लगाया जा सकेगा। ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव है। और सिर्फ यही नहीं, इसी सोच के साथ जून 2025 के इन सुधारों में कुछ और भी वित्तीय पेच सुलझाए गए हैं। कौन से पेच? वो पेच जो पहले विदेशी निवेशकों को भारत आने से रोक रहे थे। एक अहम बदलाव हुआ है नेट फॉरेन एक्सचेंज या NFE कैलकुलेशंस को लेकर। NFE? ये तो थोड़ा ज्यादा ही तकनीकी हो गया। थोड़ा सा है, लेकिन मैं आसान कर देती हूँ। अब इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई को भी शामिल कर लिया गया है। एक मिनट, इस फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई और इस NFE का आपस में सीधा कनेक्शन क्या है? देखिए, कोई भी SEZ इस मूल शर्त पर काम करता है कि वहां जो कंपनी लगेगी वो देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाएगी। यानी एक्सपोर्ट करेगी तभी तो विदेशी मुद्रा आएगी। बिल्कुल। इस कमाई को ही NFE कहते हैं। अब सोचिए, चिप बनाने वाली किसी ग्लोबल कंपनी की मूल शाखा विदेश में है, मान लीजिए अमेरिका में है। जब वे भारत में काम शुरू करते हैं, तो अक्सर मूल कंपनी अपनी भारतीय इकाई को कुछ बेहद महंगी मशीनें या डिजाइन्स फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बिना पैसे लिए दे देती है, ताकि भारत में काम आसानी से और जल्दी शुरू हो सके। एकदम सही।
लेकिन पुराने नियमों में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? पुराने नियमों के तहत इन मुफ्त मिली चीजों के मूल्य को कंपनी की कमाई या निवेश के लक्ष्य में गिना ही नहीं जाता था। अरे, तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर वित्तीय लक्ष्य पूरा करने का एक अनावश्यक दबाव बना रहता था। बिल्कुल, कागजों पर ऐसा लगता था कि कंपनी ने निवेश ही नहीं किया है, जबकि असल में करोड़ों डॉलर की तकनीक भारत में आ चुकी होती थी। ये तो कंपनियों के लिए बहुत ही हतोत्साहित करने वाली बात रही होगी। हाँ, और इसीलिए अब सरकार ने तय किया है कि अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में ऐसी बेशकीमती तकनीक बिना पैसे के भी भेज रही है, तो उसकी वैल्यू को भी इस कैलकुलेशन का हिस्सा माना जाएगा। इससे तो कंपनियों को एक जबरदस्त वित्तीय लचीलापन मिलेगा। बिल्कुल, उन्हें कागजी नियमों की चिंता किए बिना अपना फोकस पूरी तरह से सिर्फ उत्पादन पर रखने की आजादी मिल जाती है। बहुत खूब। अच्छा, इसके साथ ही एक और नियम ने मेरा ध्यान खींचा है। कौन सा? डोमेस्टिक टैरिफ एरिया यानी डीटीए में घरेलू बिक्री की अनुमति वाला नियम। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन देखिए, आमतौर पर SEZ का मतलब ही ये माना जाता है कि जो भी सामान वहां बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ निर्यात होगा, है ना? ऐतिहासिक रूप से तो ऐसा ही होता आया है। लेकिन अब तय ड्यूटी चुकाने के बाद ये कंपनियां भारत के अंदर भी अपना माल बेच सकती हैं। क्या ये नियमों को कुछ ज्यादा ही ढीला करने जैसा नहीं है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। इसके पीछे का तर्क बहुत ही व्यवहारिक है और सीधा बाजार की जरूरतों से जुड़ा है। वो कैसे? आप खुद सोचिए, अगर कोई भी विदेशी कंपनी भारत में अरबों डॉलर का निवेश करने आ रही है, हाँ। तो वो सबसे पहले क्या देखेगी? वो ये जरूर देखेगी कि उसका सबसे नजदीकी बाजार कहाँ है। ये बात तो है। दुनिया के लिए निर्यात करना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारत खुद भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत विशाल और भूखा बाजार है। हाँ, हम लोग रोज करोड़ों स्मार्टफोन और लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ स्मार्टफोन ही क्यों, स्मार्ट टीवी, आधुनिक कारें, मेडिकल उपकरण, इन सब में चिप्स लगती हैं। तो डीटीए में बिक्री की अनुमति देने का सीधा सा मतलब है कि धोलेरा में बनी चिप सीधे भारत में मौजूद मोबाइल या लैपटॉप असेंबल करने वाली कंपनियों को बेची जा सकती है। एकदम सही। इससे दो फायदे होते हैं। कंपनियों को एक सुनिश्चित स्थानीय बाजार मिल जाता है और भारतीय कंपनियों को विदेशों से चिप मंगाने का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। ये तो विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल। और इसी तरह एनकम्ब्रेंस नियमों में भी ढील दी गई है। एनकम्ब्रेंस नियम मतलब जमीन वगैरह गिरवी रखने वाले नियम? हाँ, वही। ये ढील ग्लोबल प्लेयर्स को वित्तीय और कानूनी रुकावटों से आज़ादी देती है ताकि वे आसानी से जमीन को लीज पर ले सकें और बैंकों से आराम से फंडिंग जुटा सकें। अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरकर सामने आती है। हाँ, नीतियां अब जमीनी हकीकत से मेल खा रही हैं। जमीन की शर्त आसान हो गई, लाल फीताशाही कम हो गई, विदेशी मुद्रा के नियम भी व्यवहारिक हो गए और घरेलू बाजार के दरवाजे भी खुल गए। बिल्कुल। लेकिन फिर एक सवाल उठता है। क्या धुलेरा में लगा टाटा का सिर्फ एक फैब प्लांट अपने दम पर हमें ग्लोबल चिप पावर हाउस बना देगा? ये बहुत ही शानदार सवाल है और इसका सीधा जवाब है नहीं। सिर्फ एक कारखाना पूरी तस्वीर नहीं बदल सकता। फैब प्लांट एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक शुरुआत जरूर है, लेकिन इसे सफल होने और लंबे समय तक टिके रहने के लिए एक पूरे इकोसिस्टम की जरूरत होती है। इकोसिस्टम? हाँ, अगर आप सरकार की रणनीति को थोड़ा जूम आउट करके ध्यान से देखें तो ये एक बहुत बड़े जिगसॉ पजल की तरह है। जिगसॉ पजल, जहां हर टुकड़ा अपनी सही जगह पर बैठना चाहिए। बिल्कुल, एक टुकड़े से खेल पूरा नहीं होता। और हमारी जानकारी के जो स्रोत हैं वे उस पजल के बाकी टुकड़ों की ओर भी साफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। जैसे गुजरात के ही साणंद में एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आकार ले रहा है। माइक्रॉन वाला प्रोजेक्ट है ना? हाँ, माइक्रॉन नाम की एक अमेरिकी कंपनी वहां लगभग 13,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। ये भी एक मैसिव इन्वेस्टमेंट है। और ये प्लांट ATMP के लिए है। अब हमारे कई श्रोताओं के लिए ये ATMP शब्द बिल्कुल नया हो सकता है। हाँ, अक्सर लोग फैब प्लांट तो सुन लेते हैं पर ATMP पर ध्यान नहीं देते। इसका फुल फॉर्म है असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये फैब प्लांट से कैसे अलग है? इसे समझना बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, जब टाटा के धोलेरा प्लांट में चिप बनकर तैयार होती है तो वो एक सिलिकॉन वेफर पर होती है। एक सेकंड, सिलिकॉन वेफर मतलब किसी तरह की कोई प्लेट? हाँ, आप इसे एक बहुत ही शुद्ध रेत से बनी गोल और बेहद नाजुक प्लेट समझ सकते हैं।
इस एक प्लेट पर एक साथ हजारों माइक्रोचिप्स उकेरी जाती हैं। हजारों चिप्स एक ही प्लेट पर? बिल्कुल। लेकिन उस अवस्था में आप उस चिप को सीधे अपने फोन या लैपटॉप के अंदर नहीं लगा सकते। वो इतनी नाजुक होती है कि एक खरोच या सीधे हवा के संपर्क में आते ही वो खराब हो सकती है। ओ, तो इसका मतलब फैब प्लांट से निकलने के बाद भी उस चिप का एक लंबा सफर बाकी रहता है? एकदम सही। और यहीं पर सानंद में बन रहे माइक्रॉन जैसे ATMP प्लांट्स का काम शुरू होता है। होता क्या है? सबसे पहले वे उस सिलिकॉन वेफर को लेजर जैसी बेहद बारीक तकनीकों से काटते हैं ताकि हर एक छोटी चिप को अलग किया जा सके। फिर हर एक चिप की टेस्टिंग होती है, ये देखने के लिए कि क्या वो सही से काम कर रही है या नहीं। और फिर उसके बाद उस पर कंपनी की मार्किंग की जाती है, जैसे माइक्रॉन या कोई और ब्रांड। और अंत में सबसे अहम काम होता है उसे प्लास्टिक या सिरेमिक के एक बेहद सुरक्षित खोल में पैक करना। अच्छा, तो जो काली सी चौकोर चीज हम सर्किट बोर्ड पर देखते हैं वो असल में वो पैकिंग होती है? बिल्कुल। उसी पैकेजिंग के दौरान उसमें वो छोटे छोटे धातु के पिन या कनेक्टर्स लगाए जाते हैं जिनकी मदद से वो चिप किसी भी डिवाइस के मदरबोर्ड पर फिट बैठती है। कमाल है। तो ये पूरी वैल्यू चेन का दूसरा सबसे अहम हिस्सा हुआ। एकदम सही। एक जगह दिमाग के न्यूरॉन्स बन रहे हैं यानी धोलेरा में, और दूसरी जगह साणंद में उन्हें सुरक्षित रूप से काम करने लायक ढाल में पैक किया जा रहा है। हाँ, और कहानी यहाँ भी नहीं होती। अभी और भी कुछ बाकी है। बिल्कुल। चिप बन गई, टेस्ट हो गई और पैक भी हो गई, लेकिन उससे काम करने के लिए क्या चाहिए? उसे मदरबोर्ड चाहिए, तारों का जाल चाहिए और दूसरे कई छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे चाहिए। अरे हाँ, और यही एंट्री होती है हमारे पजल के तीसरे टुकड़े की, जो कि कर्नाटक में है। जी, हमारे स्रोतों में कर्नाटक के धारवाड़ का भी विशेष जिक्र है। वहां एक्यूज ग्रुप एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन तैयार कर रहे हैं। सही कहा। यह जोन उन्हीं जरूरी घटकों का निर्माण करेगा जो उस पैकेज चिप को आपके डिवाइस के साथ जोड़ेंगे। तो मतलब सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। अब आप इस पूरी रणनीति की गहराई को समझिए। सरकार का विजन सिर्फ कुछ कारखाने खोलने तक सीमित नहीं है। वो एक पूरा जाल बिछा रहे हैं। हाँ, वे एक पूरी डोमेस्टिक वैल्यू चेन का निर्माण कर रहे हैं। मतलब हम सिर्फ एक चिप बनाने पर फोकस नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस चिप को सहारा देने वाले पूरे ब्रह्मांड को अपने ही देश में बसा रहे हैं। बिल्कुल। फैब्रिकेशन से लेकर टेस्टिंग, फिर पैकेजिंग और फिर अंतिम उपकरण बनाने वाले मदरबोर्ड तक, सब कुछ यहीं। और पता है संपूर्ण इकोसिस्टम का सबसे बड़ा सामरिक फायदा क्या है? क्या? ये है कि भविष्य में किसी भी एक देश या क्षेत्र पर हमारी निर्भरता बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हाल के वर्षों में हमने देखा है कि जब दुनिया के किसी एक हिस्से में सप्लाई चेन टूटती है तो क्या होता है? पूरी दुनिया के कारखाने ठप पड़ जाते हैं। कारों की डिलीवरी महीनों लेट हो जाती है और इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। जी हाँ, कोविड महामारी के दौरान चिप शॉर्टेज का जो भयानक दौर आया था, उसमें हमने देखा कि कैसे बड़ी-बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों तक को अपने कारखानों में ताला लगाना पड़ गया था। वो समय तो वाकई में डरावना था। नई गाड़ियां मार्केट में मिल ही नहीं रही थी। तो वैश्विक संकटों के बावजूद हमारे उद्योग चलते रहेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था किसी भी बाहरी झटके से काफी हद तक सुरक्षित हो जाएगी। बिल्कुल। ये एक बहुत ही सशक्त और दूरगामी तस्वीर है। सच में। आज के इस गहन विश्लेषण में हमने दस्तावेजों और स्रोतों को खंगालकर एक बात तो बहुत स्पष्ट कर दी है कि भारत का लक्ष्य अब सिर्फ तकनीक का उपभोक्ता बने रहना नहीं है। हम बनी बनाई चीजों के आयात पर अपनी निर्भरता पूरी तरह खत्म कर रहे हैं। हाँ, इन पूंजी गहन निवेशों के जरिए खुद को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरर के रूप में स्थापित करने का ये एक बहुत ही ठोस प्रयास है। और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगी। जी बताइए। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक और अहम बदलाव आएगा जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। वो क्या? रोजगार। उच्च कौशल वाले रोजगार, यानी जो हाई स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर पैदा होंगे, वे एक पूरी नई पीढ़ी के करियर की दिशा बदल देंगे। ये तो है। अब युवाओं को सिर्फ सॉफ्टवेयर कोडिंग या आईटी सपोर्ट में ही नहीं, बल्कि एडवांस्ड हार्डवेयर इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी और जटिल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी वैश्विक स्तर के अवसर यहीं अपने देश में मिलेंगे। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। तो अब अंत में सवाल ये उठता है कि एक आम इंसान के लिए ये पूरी बहस, ये सारा विश्लेषण क्यों मायने रखता है?
सिर्फ इसलिए नहीं कि देश में नए कारखाने खुल रहे हैं। नहीं, बल्कि इसलिए कि जब ये सारी कोर तकनीक हमारे अपने देश में बनेंगी तो आने वाले समय में हमारे रोजमर्रा के गैजेट्स की कीमतें, उनकी सप्लाई और तकनीक की जो उपलब्धता है वो सीधे तौर पर प्रभावित होगी। बिल्कुल। यह महज किसी कॉरपोरेट कंपनी की बैलेंस शीट का मामला नहीं है। यह उस डिवाइस के भविष्य की कहानी है जो इस वक्त हमारे और आपके आसपास मौजूद है। और यह तकनीकी स्वतंत्रता की दिशा में बढ़ाया गया एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम है। एकदम सही कहा आपने। तो आज के इस गहन विश्लेषण को खत्म करने से पहले चलिए एक बार फिर उस 80% सिकुड़ी हुई जमीन वाली बात को याद करते हैं जिससे हमने आज की इस चर्चा की शुरुआत की थी। हाँ, वो 10 हेक्टेयर वाला प्लॉट। बिल्कुल, वो 10 हेक्टेयर की जमीन सिर्फ एक फैक्ट्री की नींव नहीं है, बल्कि वो भारत के लिए एक नए युग की नींव है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? जरा सोचिए, जब दुनिया का सबसे बड़ा टेक कंज्यूमर बाजार यानी भारत अपनी खुद की कोर टेक्नोलॉजी का निर्माता बन जाएगा, तो क्या दुनिया भर की सप्लाई चेन का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए नहीं बदल जाएगा? ये तो सोचने वाली बात है। क्या ये बड़े देश जो अब तक तकनीक पर अपना एकाधिकार समझते आए हैं, वो भारत के इस नए अवतार को इतनी आसानी से स्वीकार कर पाएंगे? या फिर हम तकनीक की दुनिया में एक नए भू राजनीतिक शीत युद्ध की शुरुआत देख रहे हैं? यही तो, इस विचार उत्तेजक सवाल के साथ ही हम आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। गहराई से सोचते रहिए और नए सवालों की तलाश करते रहिए।